Alors, चलिए अब देखिए तो सेट होगा ना। अब देखिए जल्दी बताओ। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। चलिए, याद हुआ? जल्दी याद हुआ? मेरे साथ याद करोगे? याद करोगे तभी तो पढ़ने का मजा बनेगा। मेरे साथ याद करोगे। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट याद हुआ? जल्दी 5 नंबर आज कंप्लीट करना है। इसके बाद फिर आएंगे थोड़ी देर में। अभी रात में सोने नहीं देंगे आपको, हम लगातार आते रहेंगे। ज्यादा ज्यादा करके एक बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके बार बार आएंगे। एक बार आयरन लेकर के, एक बार आऊंगा तांबा लेकर के, एक बार आऊंगा एल्युमिनियम लेकर के, बस बात फिनिश हो जाएगा। बोलिए, याद हुआ? जो बोर्ड पे लिखा है उसमें से कम दूगों का नाम याद है कि नहीं याद है? जल्दी बोलो। याद हो गया? परवीन भाई को याद हो गया? चंदन भाई को याद हो गया? अरे क्लास रूटीन छोड़ो ना भाई, पहले पढ़ो ना। अभी जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो ना। तुम लोग इतना ये स्नो पाउडर लिपस्टिक लगाने लगते हो ना कि वो दिक्कत हो जाता है। तुम एकदम जो बोले एकदम चाटने के लिए सीधे चाट जाओ। हाँ, चलिए, बहुत सारे भाई को याद हो चुका है। चलिए, याद हो गया। हाँ चलिए, काफी है। मेटलर्जी ऑफ आयरन, लोहे के निष्कर्षण हम पढ़ा रहे हैं आपको, जिसमें सबसे पहले देखा जाता है ओर ऑफ आयरन, आयरन के एस्को का नाम। तो लोहे के एस्को के नाम में सबसे पहला हेस होता है हमारा हेमाटाइट, Fe2O3। दिमाग में डालो, लोहा मतलब Fe2O3, और मैग्नेटाइट होता है Fe3O4। सीटेराइट Fe2O3, और ये आयरन पैराइट FeS2। हमें ज्यादा नहीं याद करना, हमें दो को याद रहना चाहिए कम से कम। लोहे के दो एस्को का नाम Fe2O3, Fe3O4। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये दोनों भाई है। चलिए, हमारा लोहे का मुख्य अयस्क कौन होता है? जल्दी बोलो तो। ये हमारे होते हैं चीफ होल, मुख्य अयस्क, चीफ ओर। लोहे के मुख्य अयस्क कौन होते हैं? हेमाटाइट, Fe2O3। लोहे का मुख्य अयस्क कौन होते हैं? हेमाटाइट, Fe2O3। जल्दी जल्दी मेरे साथ याद करो। याद नहीं करोगे काम नहीं करेगा। हेमाटाइट हमारा चीफ होल होता है, मुख्य अयस्क होता है हेमाटाइट, Fe2O3। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ब्लास्ट फर्नेस बनाना है। ब्लास्ट फर्नेस, वात्या भट्टी। भट्टी तो जानते हो ना, भट्टी पे हम लोग बैठ जाते हैं कभी कभी। चिमनी का भट्टी होता है। चूल्हा में भी देखिएगा, जब बड़े बड़े भोज के लोहिए चढ़ाए जाते हैं तो बोलता है ये चूल्हा पे नहीं बनेगा, इसको भट्टी लाओ। और भट्टी लाते हैं, वो इतना बड़ा होता है, उसमें इतना बड़ा सा लगा होता है ना। देखने में सुंदर जैसा होता है, लेकिन उससे तो मतलब वो लौ जो निकलता है वो काफी ज्यादा निकलता है। बड़े बड़े टोपिया को, बड़े बड़े कढ़ाई को तुरंत में मूड गर्म कर देता है। तो वही भट्टी है जिसमें हम लोहे को पिघलाने की बात करेंगे। तो देखिए लाइन, यहाँ भट्टी है तो इसका नाम हमने रखा ब्लास्ट फर्नेस। इस भट्टी का नाम क्या है बोलो? ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस है। अच्छा, इसमें हम लोग डालते हैं, क्या क्या डालेंगे ध्यान दीजिएगा। जो मटेरियल हम इसमें डालेंगे ना, उस मटेरियल का नाम हम लोग रखते हैं चार्ज। बोलिए, जो मटेरियल हम लोग इसमें डालते हैं उस मटेरियल का नाम क्या रखा जाता है? चार्ज रखा जाता है। चार्ज मतलब जिसको आप बर्तन में डालोगे, भट्टी में जिसको डालोगे, तो ये हमारा चार्ज मटेरियल। चार्ज का मतलब जिसको आप भट्टी में डालते हो। चलिए एक लाइन, क्या क्या डालेंगे भाई? लोहे का शुद्धिकरण करना है तो हमारा मुख्य अयस्क, लोहे का मुख्य अयस्क कौन होते हैं? हेमाटाइट। लोहा का मुख्य अयस्क कौन होता है? हेमाटाइट होता है। तो हेमाटाइट में Fe2O3 को तो डालना ही पड़ेगा। चलिए, चार्ज में सबसे पहला अवयव हमारा जिसको हम पिघलाने के लिए डालेंगे वो है Fe2O3 प्लस। और क्या डाल सकते हो बताइए? पिघलाने के लिए कोयला को तो जलाना पड़ेगा, पिघलाने के लिए कोयला को जलाना पड़ेगा। तो सर इसमें और कोक डालिए। कोक डालिए, कोक मतलब कोयला डालिए। सर और क्या डाल सकते हैं बताइए आप ही। सब्जी जब कभी कभी बनाते रहते हैं तो सब्जी के बनाने के दौरान क्या होता है खासियत कि सब्जी आसानी से मान लीजिए एकदम पूरा ताजा का ताजा सब्जी डाल देते हैं लोहिया में, और उसमें अगर नमक नहीं मारते हैं तो सब्जी का पूरा ताजा रहता है। वो तो मैं गलूंगा ही नहीं, मैं पिघलूंगा ही नहीं। तो भाई मेरे को तो ज्यादा से ज्यादा गैस खर्चा हो जाएगा ना, और वो भी इस महंगाई में गैस खर्चा ज्यादा होगा तो मेरे को टेंशन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही सब्जी डालते हैं थोड़ी देर बाद उस पर नमक मार देते हैं। मारते हैं नमक। नमक इसलिए मारते हैं ना क्योंकि सब्जी को आसानी से गला देगा। यानी सब्जी में नमक जो है वो सब्जी को गलाने का काम करता है, आसानी से पिघलाने का काम करता है, उसे आसानी से सॉफ्ट बना देता है, नॉर्मल बना देता है, मुलायम बना देता है।
जो सब्जी एकदम तरोताजा था वो तुरंत में पूरा का पूरा गल जाएगा, पूरा पानी उसका निकल जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। तो सर इसके लिए ना आसानी से उसमें जो मिले हुए बालू है, मान लीजिए लोहे को, हेमाटाइट को हम जब निकालेंगे जमीन के अंदर से, तो उसके बाद उसमें जो बालू रहेगा वो बालू आसानी से नहीं पिघलता है। तो बालू को आसानी से पिघलाने के लिए हम लोग उसमें बाहर से कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, तो बालू को आसानी से पिघला देता है। जब बालू आसानी से पिघल जाएगा तो बालू को पिघलने में कम हीट खर्च होगा, और बाकी जो हीट बचा रहेगा ना वो हमारे लोहे के लिए बचा रहेगा। तो इसलिए इसमें डालते हैं लाइम। लाइम मतलब डाल दीजिए CO3। बताइए, भट्टी में 3 चीज डालेंगे, क्या क्या डालेंगे सुन लीजिए। भट्टी में डालेंगे सबसे पहले चार्ज के रूप में हमारा 3 चीज है, क्या क्या, Fe2O3 हेमाटाइट। लोहे का निष्कर्षण करना है, लोहे का शुद्धिकरण करना है, तो हेमाटाइट तो डालना ही पड़ेगा। दूसरा, उसको पिघलाने के लिए उसमें डालना पड़ेगा कोयला। कोयला जलेगा, भट्टी गरमाएगा, तभी तो लोहे को पिघलने की बात करेंगे। तो ये है पिघलाने वाला, ये है पिघलने वाला। लेकिन इसके साथ जो अशुद्धि होता है, इस हेमाटाइट के साथ जो अशुद्धि होता है, वो अशुद्धि बालू बोलता है कि मेरे को बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तब हम पिघलेंगे। तो बताइए, ज्यादा से ज्यादा कोयला का हिट अगर बालू को पिघलाने में खर्च हो जाएगा तो हमारा लोहा तो व्यर्थ बन जाएगा, हमारा लोहा पिघलेगा ही नहीं। और जब तक लोहा पिघलेगा नहीं, शुद्धिकरण कैसे होगा। तो इसके लिए हमारा बालू पहले पिघल जाए, आसानी से पिघल जाए, कम हीट खर्चा करने में पिघल जाए, तो उसके लिए हम लोग उस लोहे में, लोहे के साथ डाल देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या करेगा, एक लाइन से समझिए, ये आपका सब्जी है और ये आपका कोयला है। कोयला हीट देगा, सब्जी देगा, लेकिन सब्जी बोलता है कि हम जल्दी पिघलने वाले नहीं है, हमारे साथ जो अशुद्धि है वो जल्दी पिघलने वाला नहीं है। तो ऊपर से नमक मारो, नमक मारेंगे तो सब्जी आसानी से घुलने लगेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, यानी इसको हम लोग बोलते हैं लाइम। तो इन 3 चीजों को जिसको हम भट्टी के अंदर में डालते हैं उसे कहा जाता है चार्ज मटेरियल, यानी चार्ज उसे बोलेंगे। अच्छा, एक लाइन आप यहां गौर से देखिए, आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। देखिए, ये कप एंड कोन अरेंजमेंट इसको बोलते हैं, कप एंड कोन अरेंजमेंट, इसको कहा जाता है कप एंड कोन अरेंजमेंट। इस भट्टी में डालेंगे। भट्टी को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक मिनट थोड़ा देखिएगा, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भट्टी कैसे बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। बताइए, ये हमारा भट्टी है। ऐसे भट्टी को देखिए क्या है, भट्टी में खासियत क्या है, भट्टी का नाम है ब्लास्ट फर्नेस। सबसे नीचे वाले जोन का नाम रखा है फ्यूजन जोन, पिघलने वाले जोन। उसके ऊपर वाले जोन का नाम रखा है कंबसन जोन, और उससे ऊपर वाले जोन का नाम रखा है रिडक्शन जोन, और सबसे ऊपर वाले जोन का नाम रखा है स्लैग फॉर्मेशन जोन। स्लैग फॉर्मेशन जोन, स्लैग मतलब अशुद्धि होता है। आप देखिएगा ना, पिघला हुआ अशुद्धि को हम लोग स्लैग बोलते हैं। सबसे पहले आप भट्टी बना देंगे, भट्टी में चार्ज मटेरियल डाल देंगे, और भट्टी में एक और व्यवस्था हम लोग कर देते हैं जिससे कि हमारा क्या जाए, भट्टी में मान लीजिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना, तो ऑक्सीजन जाने के लिए हम लोग एक पाइप का व्यवस्था कर देते हैं। ये पाइप है, जो पाइप यहां से निकलेगा, और इस पाइप में यहां से क्या डालेंगे, तो ब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब झोंका ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कोयला को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो एकदम ऑक्सीजन का झोंका मारेंगे पूरा भट्टी में। क्लासरूम तो आप देखें, क्लासरूम में मान लीजिए बिल्कुल बीच दीवार से ऐसे करके एक पाइप डलवा दिया जाए और उस पाइप में ढेर सारा छिद्र कर दिया जाए। हालांकि यहाँ पे छिद्र, ऑक्सीजन, यहाँ पे छिद्र थोड़ा सा देने में दिक्कत होगा। ऐसे
चलिए इसको ऐसे डालेंगे ना तो और ज्यादा समझ में आएगा। इसको ऐसे कीजिए, ऐसे। ये इस पाइप में क्या है, ढेर सारा छिद्र है। जिस छिद्र से भट्टी में हवा निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, ढेर सारे छिद्र डाल दिए गए। अच्छा एक लाइन, ये पाइप है, इस पाइप में ऑक्सीजन डालेंगे, अंदर में कोयला डाला हुआ है, लुक्का फेंकेंगे, आग लगा देंगे। श्री गणेश नमः, मतलब भट्टी का शुरुआत हो जाएगा। और जैसे भट्टी का शुरुआत हो जाएगा तो कार्बन का जलना शुरू, सबसे पहले कंबशन जोन, जलने वाले जोन में कोयला का जलना शुरू हो जाएगा। बताइए, कोयला जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कोयला यानी कार्बन, कार्बन जलेगा, CO2 का धुआं उड़ा देगा। और आप ही बताइए CO2 कैसी गैस है, जल्दी बोलो तो। CO2 ठंडी गैस है कि गर्म गैस है, तुम लोग जल्दी बोलो। कार्बन जलेगा, CO2 बनाएगा, तो क्या कार्बन के जलने से CO2 निकलेगा, क्या हीट नहीं निकलेगा? जल्दी बोलो। कार्बन जलेगा, कोयला जलेगा, हीट नहीं निकलेगा, क्या CO2 नहीं निकलेगा? CO2 निकलेगा। कार्बन के जलने से क्या बनते हैं? CO2। जल्दी बोलो। कार्बन के जलने से निकलेगा CO2। CO2 खुद एक गर्म गैस है, और दूसरा उसके साथ हीट निकलेगा। हीट तो और एकदम दे दनादन, भट्टी का मूड पूरा गर्म हो जाएगा। मेरे विचार से आप ये लाइन अभी तक समझे होंगे। इतना करने से भट्टी का लाइन, भट्टी पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा, भट्टी पूरा हॉट। बोले यहां तक का लाइन समझे क्या? अभी मैं ज्यादा लाइन समझाया नहीं, बिल्कुल लाइन को समझते रहे आप, सपोर्ट करते रहे एकदम दे दनादन। एक बार और, अरे बउआ एक बार और कहने का मतलब ये होता है कि आप लेट से अगर आए हैं तो इसका वीडियो रहेगा ना। अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग है कि नहीं, हमको देखने तो एक वीडियो है, वीडियो हो रहा है, तुम आराम से इसको एक बार फिर से सूते टाइम पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलेगा, चलो चले, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अच्छा बहुत बढ़िया समझ गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक मिनट ये बताइए, भट्टी में मटेरियल डाल दिए, पूरा ये लोहे का हमारा जो मेन अवयव है, जिसका शुद्धिकरण करेंगे वो तो डालना ही है, जिसका शुद्धिकरण करना हो तो डालना ही पड़ेगा। साथ में कोयला को डालना ही पड़ेगा, साथ में लाइन को डालना ही पड़ेगा। कोयला क्यों डालते हैं? क्योंकि भट्टी का मूड गर्म हो। लोहा क्यों डालते हैं? क्योंकि इसका शुद्धिकरण करना है। सर ये कैल्शियम कार्बोनेट क्यों डालते हो? क्योंकि लोहा के साथ जो बहुत सारा बालू है, वो बालू बोलता है कि मेरे को पिघलाने के लिए ज्यादा हीट चाहिए। अब बताइए, कोयला का ज्यादा से ज्यादा हीट अगर लोहा के साथ बालू नामक अशुद्धि अगर सारा हीट सोख लेगा अपने को पिघलाने में, तो मेरा लोहा तो कपार पीटेगा, बोलेगा मैं कैसे पिघलूंगा, मेरे पास तो हीट बचा ही नहीं। क्योंकि मेरे को और ज्यादा हीट बढ़ता भट्टी का, तब जाके हम पिघलते। लेकिन उससे कम हीट पे पूरा का पूरा बालू पिघलना शुरू हो गया, सब हीट बालू एकदम खा रहा है, लोहा बेचारा मुंह देख रहा है। तो जो अशुद्धि लोहा के अंदर में घुसा हुआ है, जब तक लोहा पिघलेगा नहीं, अंदर की अशुद्धि, भीतरी अशुद्धि तो निकलेगा नहीं ना। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि लोहा भी पिघले, तो लोहा को पिघलाने के लिए हमको डालना पड़ेगा। चलिए ये लाइन आप समझ चुके हैं। ये हमारा 4 जोन है, फ्यूजन जोन जिसमें हमारा धातु, बालू, ये सब पिघला हुआ मिलेगा। कंबसन जोन जिसमें हम शुरुआत करेंगे, जहां पे हम श्री गणेश करते हैं। रिडक्शन जोन जिसमें शुद्धि होगा। स्लैग फॉर्मेशन जिसमें अशुद्धि चूंकि हल्का होगा ना, तो स्लैग का बनना ऊपर के जोन से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि अशुद्धि हल्के होते हैं और हल्के वाले अशुद्धि ऊपर वाले जोन में सबसे पहला बनना शुरू होता है। हालांकि अशुद्धि सब नीचे आएगा धीरे धीरे, ग्रेविटी की वजह से, धरती माता के फोर्स से धीरे धीरे अपने आप नीचे आ जाएगा। तो चलेगा, मेरे विचार से आपका लाइन यहां से ऐसे चलते हैं। देखिए लाइन क्या बता रहा है, उस लाइन को थोड़ा एकदम दबा दबा के देखिए। बोल रहा है इन कंबसन जोन, कंबसन जोन में, कंबसन जोन मतलब सबसे पहले जहां पे हम श्री गणेश करते हैं, वो श्री गणेश करने वाले जोन में, जहां पे कोयला का जलना शुरू होगा, वो हमारा श्री गणेश करने वाला जोन है, जहां पे हम स्टार्टिंग करते हैं। तो कंबसन जोन में, इन कंबसन जोन, सबसे पहले कंबसन जोन में, सबसे पहले कंबसन जोन में कार्बन जलेगा और CO2 के साथ साथ हीट निकालेगा। गौर से देखो, मैंने आपको बताया था, कार्बन जलेगा CO2 बनाएगा, कार्बन जलेगा ऑक्सीजन के साथ और बनाएगा CO2, एकदम तेज धनाधन हीट निकालेगा, हीट फेंकेगा। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारे कोयले जैसे इस भट्टी में आ जाइए, एक लाइन यहां देखिए, गौर से देखिए, इसमें देखिए, इस भट्टी में, भट्टी क्या होगा, 4-5 कट्ठा में होगा, कट्ठा में भट्टी होगा, बड़े चिमनी जैसे ऊंचे होंगे, उसमें एक बार में 4-4, 5-5 ट्रक कोयला डालते होंगे। तो बताइए उसमें जो पाइप गया हुआ है, तो कुछ कोयले ऐसे होंगे जो पाइप के नजदीक में होंगे, जहां से ऑक्सीजन निकल रहा है,
कुछ कोयला ऐसा भी तो होगा ना जो भट्टी के पाइप से काफी भीतरी में होगा, जहां पे ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा है, काफी कम मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है। तो आप ही बताइए, अब कोयले के साथ व्यवहार दोहरा टाइप का हो गया। कुछ कोयला ऐसा है जो ऑक्सीजन वाला जो पाइप है, इस पाइप के बगल में रहेंगे, और कुछ कोयला ऐसा भी होगा जो एकदम भट्टी के पूरा भीतरी हिस्सा में हो, पूरा एकदम भीतरी में होगा, दीवार के किनारे नहीं होगा। तो बताइए, जो कोयला पाइप के बगल में है उसको तो ऑक्सीजन एकदम दे दनादन मिल रहा है, इसलिए कोयले का पूर्ण दहन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, भरपूर मात्रा में चलेगा। और कोयला को अगर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन दिया जाए, एक्सेस मात्रा में ऑक्सीजन दिया जाए, तो वो पूरा का पूरा जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर मात्रा में निकालेगा और दे दनादन हिट छोड़ेगा। लेकिन उस कोयले के बारे में जरा सोचो जो भट्टी के एकदम भीतर में घुसा हुआ है, जहां पे ऑक्सीजन पूरा मात्रा में पहुंच नहीं रहा है, वहां का कोयला भरपूर मात्रा में जलेगा नहीं, तो वहां पे पूरा का पूरा कार्बन जलेगा नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। बोलिए, तो यहां पे देखिए लाइन, यहां पे देखिए लाइन, कार्बन का कोयला का जब पूर्ण कंबशन होता है, कोयला जब पूरा का पूरा जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब 1 मोल कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन मिला तो 1 मोल CO2 बनाया और साथ में हीट निकाला, भट्टी गर्म होना शुरू हो गया। लेकिन बताइए, अगर कोयला को, इस कार्बन को यानी कोयला को अगर ऑक्सीजन की कम मात्रा मिला, मतलब जो कोयला मतलब इस भट्टी के भीतर में घुसे हुए हैं, उसे तो ऑक्सीजन की कम मात्रा मिलेगी, तो कार्बन और हाफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और साथ में हीट निकालेगा। आप ही बताइए, यहां पे कोयला का कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कोयला जलेगा, तो बताइए, कोयला होता है इतना सा, उसका राख बन जाता है इतना सा। कॉमन सेंस की बात है, लकड़ी जलाते हैं इतना तो राख बनता है इतना। तो उसी तरह से कोयला जलेगा इतना तो राख बनेगा इतना। तो जैसे ही किनारे के कोयले जलेंगे, तो कोयला ससरेंगे, और ससरेंगे तो ऑक्सीजन घुसेंगे, तो फिर से जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है वो कोयला ऑक्सीजन की कमी में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, और इस कोयला को पूरा का पूरा जलने का मौका नहीं मिला है। ये कोयला फिर से बोलेगा कि मेरे को फिर ऑक्सीजन दीजिए, और तब ये कार्बन मोनोऑक्साइड से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ में हीट निकालेगा। बोलिए, लाइन पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा लाइन समझे कि नहीं समझे, जल्दी बोलिए, ये पूरा का पूरा बोर्ड समझे कि नहीं समझे, जल्दी बताइएगा। समझ गए सारे बच्चे, बताओगे? ये बोर्ड अगर समझ गए तो फिर से हम इसको अगला बोर्ड में लेके चलते हैं। चलिए, यहां से हमें लग रहा है कि सारे के सारे बच्चे ये चीज समझ गए। क्लियर? चलिए, इतना समझ गए। तो बताइए, कंबसन जोन में सबसे पहले कार्बन बर्न का मतलब जलता है, एंड रिलीजेस और निकालता है क्या चीज, CO2 और साथ में हीट। कंबसन जोन में सबसे पहले कार्बन जलेगा और साथ में CO2 और हीट निकालेगा। तो जिस कोयला को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलेगा, वो तो CO2 के साथ हीट निकाल देगा, लेकिन जिस कोयला को ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा मिलेगा, कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, साथ में हीट निकालेगा। और वही कार्बन मोनोऑक्साइड जो यहाँ पे है, वही कार्बन मोनोऑक्साइड जब फिर उसे ऑक्सीजन मिलेगा तो वो बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हीट निकाल देगा। ये लाइन आप समझ चुके हैं। अगला लाइन देखिए, कोयला पिघलेगा तो सबसे पहले बताइए, लोहा पिघलेगा कि अशुद्धि? अशुद्धि पिघलेगा, इंप्योरिटी पिघलेगा, क्योंकि लोहे का मेल्टिंग पॉइंट तो काफी ज्यादा होगा और बालू का मेल्टिंग पॉइंट तो कम होगा। लोहा के तुलना में तो बालू का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इसलिए बालू पिघलने की बात करेगा, इंप्योरिटी जल्दी पिघलने की बात करेगा। तो फिर से मैं लाइन लिखता हूं, इन स्लैग फॉर्मेशन जोन, अशुद्धि वाले जोन में सम अमाउंट ऑफ लाइम एडेड। जिस जोन में अशुद्धि रहता है ना, उस जोन में कुछ मात्रा में अशुद्धि के पिघलने वाले जो जोन है, उस जोन में वो लाइम डाला जाता है। और जैसे लाइम डाला जाता है तो वो क्या करता है, लाइम व्हिच डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंप्योरिटी, जो अशुद्धि के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। जैसे जैसे सब्जी को आसानी से पिघलाने के लिए बाहर से डाला जाता है नमक, और उस नमक को कहा जाता है सब्जी के लिए फ्लक्स।
फ्लक्स उसे कहते हैं ना जो मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। तो नमक जो है वो सब्जी के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। एग्जैक्टली सब्जी आसानी से पिघल जाता है, कम ही हीट देने पे पिघल जाता है। उसी प्रकार से बालू को आसानी से पिघलाने के लिए हम लोग बाहर से उसमें डालते हैं लाइम, और लाइम का काम होता है कि आसानी से लोहे के साथ जो बालू उपस्थित है उस बालू को बिना किसी टेंशन से पिघलाते। तो बताइए, यहां बोला इन स्लैग फॉर्मेशन जोन, मतलब जिस जोन में अशुद्धि पिघलते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग होते हैं पिघलना, वो था हमारा स्लैग फॉर्मेशन जोन। तो स्लैग फॉर्मेशन जोन में सम अमाउंट ऑफ लाइम एडेड, कुछ मात्रा में लाइम डाला जाता है। लाइम कहने का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट अपना काम शुरू कर देता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही रहता है उस क्षेत्र में, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है, डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंप्योरिटी, अशुद्धि के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। और यही लाइन जाना जाता है किस नाम से, फ्लक्स के नाम से। उसी लाइन को हम लोग कहते हैं फ्लक्स। यानी आपसे अगर कोई पूछे फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स वह केमिकल होता है जो इंप्योरिटी के मेल्टिंग पॉइंट को कम करके और स्लैग का निर्माण कर देता है, मतलब इंप्योरिटी को पिघला देता है। फ्लक्स वो केमिकल होते हैं जो इंप्योरिटी के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। मतलब कोई इंप्योरिटी अगर बोल रहा है कि मैं 200 डिग्री सेल्सियस पे पिघलूंगा, तो उसे मात्र 85 डिग्री पे पिघला देगा, मतलब कम ही टेम्परेचर देने से वो पिघलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपके सब्जी में नमक डाले जाते हैं, तो नमक का कहना है कि हम आसानी से सब्जी को पिघला सकते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे अशुद्धि के रूप में जो बालू रहते हैं, उस बालू को कम ही टेम्परेचर पे पिघलाने के लिए बाहर से कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है। तो मैंने बोला इन स्लैग फॉर्मेशन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन में सम अमाउंट ऑफ लाइम एडेड, कुछ मात्रा में लाइम डाला जाता है, व्हिच डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंप्योरिटी, जो इंप्योरिटी के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। और यह लाइम जाना जाता है किस नाम से, फ्लक्स के नाम से। आगे देखिए, आगे का लाइन है ये कैल्शियम कार्बोनेट। जरा इसको गौर से देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट हम लाइन बोलेंगे एक्स एस फ्लक्स, ये फ्लक्स की तरह काम करता है। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही हीट होने पे टूटते हैं, तो टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, CaO प्लस CO2। CaCO3 जब टूटेगा, गर्म करने पे टूटेगा, तो CaO और साथ में CO2 बनेगा। CO2 फिर क्या होता है, गर्म गैस होता है, फिर गर्म गैस निकला। ये जो CO होता है वो अपने आप में एक बेसिक फ्लक्स होता है, बेसिक फ्लक्स की तरह काम करता है। क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिड बेस का रिएक्शन होता है और ये इसके साथ जुड़ करके उस इंप्योरिटी को, उस बालू नामक अशुद्धि को पिघला देता है। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड इस SiO2 से रिएक्शन करके बना लेगा CaCaSiSiO2 और O, ये दोनों मिलकर बना देगा O3। और ये जो है मोल्टेन स्लैग, मतलब पिघला हुआ अशुद्धि, इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट। ये फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स वही चीज है जो बालू के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर दिया, यानी अशुद्धि को आसानी से पिघला देता है। और पिघलाने के बाद क्या बना देता है, तो स्लैग का निर्माण कर देता है, स्लैग का निर्माण कर देता है। अब देखिए लाइन आगे बोल रहा होगा फ्लक्स किसे कहते हैं। देखिए फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स होता है दैट एक्स्ट्रा केमिकल, वो बाहरी पदार्थ which decreases the melting point of impurity, जो अशुद्धि के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, एंड फॉर्म्स स्लैग, और जो स्लैग का निर्माण करता है वही जाना जाता है फ्लक्स के नाम से। फ्लक्स वही केमिकल होते हैं जो अशुद्धि के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देते हैं और उसे आसानी से पिघला देते हैं और स्लैग बना देते हैं। स्लैग मतलब पिघला हुआ अशुद्धि बना देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। तो चलिएगा एक लाइन, सबसे पहले लोहे के एस होते हैं हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, ये तो हमें याद है। बाकी और भी एस होते हैं, सीडीराइट, आयरन पायराइट, लिमोनाइट, जिसमें हमारा मुख्य एस होता है, चीफ और होता है, मुख्य एस होता है हेमाटाइट। हेमाटाइट हमारा मुख्य एस होता है। आगे सबसे पहले भट्टी में डालना है। भट्टी में क्या क्या डालते हैं, Fe2O3 डालते हैं, कोक डालते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं। अच्छा, ये डालते हैं क्योंकि लोहा पिघले, ये डालते हैं क्योंकि भट्टी जले, और ये डालते हैं क्योंकि अशुद्धि को आसानी से कम टेम्परेचर पर पिघला जाए। इस भट्टी का नाम है ब्लास्ट फर्नेस, बात्या भट्टी। इसमें पाइप बाहर से डाले जाते हैं जिससे ब्लास्ट ऑफ O2 ऑक्सीजन का झोंका जाता है। अच्छा एक लाइन, फ्यूजन जोन जिसमें हमारा सब कुछ पिघला हुआ मिलेगा, अंत में पिघल पिघल के आएगा। कंबसन जोन जहां से भट्टी की शुरुआत होगी, जलना का प्रारंभ होगा, भट्टी में आग लगाया जाएगा जिस क्षेत्र में। रिडक्शन जोन और स्लैग फॉर्मेशन जोन, रिडक्शन जोन आगे पढ़ेंगे, और स्लैग फॉर्मेशन जोन जिस जोन में हमारा अशुद्धि का बनना शुरू हो जाता है। भट्टी का डायग्राम देख लीजिए, ऐसे बनाना है, नीचे वाले को फ्यूजन, उसके बाद कंबसन, उसके बाद रिडक्शन, स्लैग फॉर्मेशन, फ्यूजन, कंबसन, रिडक्शन, स्लैग फॉर्मेशन जोन, ऐसे होते हैं।
चलेगा। इसका एक लाइन देखिए, इन कंबसन जोन में कार्बन जलते हैं एंड रिलीजेस CO2 एंड हीट। कार्बन जलेगा, CO2 और हीट निकालेगा। एक चीज हम समझ गए, कार्बन को ऑक्सीजन में जला करके CO2 और हीट निकाल दिए। यही कार्बन हाफ ऑक्सीजन से, अगर ऑक्सीजन की कमी हुआ तो C प्लस हाफ O2 बना देगा CO और साथ में हीट निकाल देगा। फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ O2 से रिएक्शन करके CO2 बना देगा। अगला लाइन देखिए, स्लैग फॉर्मेशन जोन में हम लोग लाइन डालते हैं, जिस लाइन का काम होता है कि अशुद्धि के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा, और इसी लाइन का नाम होता है, जो अशुद्धि के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स बोलते हैं। यानी फ्लक्स क्या चीज होता है, यहाँ पे बता रहा लाइन कि फ्लक्स दैट एक्स्ट्रा केमिकल, वह बाहरी पदार्थ व्हिच डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंप्योरिटी, जो इंप्योरिटी के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, एंड फॉर्म्स स्लैग, और जो पिघला हुआ अशुद्धि का निर्माण करता है, वही जाना जाता है फ्लक्स के नाम से। उसी को हम लोग कहते हैं फ्लक्स। देखिए, यही कैल्शियम कार्बोनेट हमारे लिए फ्लक्स का काम करता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम हिट करेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में बन जाएगा CO2। और यही जो कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे लिए बेसिक फ्लक्स है, और वो SiO2 से, बालू से रिएक्शन करके और बालू को पिघला के कैल्शियम सिलिकेट बना देता है। बोलिए, यहां तक का चीजें क्लियर है क्या? अब छोटा सा लाइन हमारे पास है, एक ही लाइन हमारे पास बचा है। एक ही लाइन क्या बचा है देखिए, इन रिडक्शन जोन में, रिडक्शन जोन याद है क्या? आप देख लिए थे भट्टी में ऐसे, कंबसन जोन देख लिए, स्लैग फॉर्मेशन जोन देख लिए, रिडक्शन जोन, और उसके बाद फ्यूजन जोन। अंतिम क्षण में हम चल रहे हैं, हमारा लाइन खत्म हो रहा है। क्या देखिएगा लाइन, इन स्लैग फॉर्मेशन जोन, सॉरी आगे, इन स्लैग फॉर्मेशन जोन, सॉरी इन रिडक्शन जोन में कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए, ये चीज आपको हमारे विचार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। रिडक्शन जोन में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में क्या लिया जाता है, लोहे के निष्कर्षण में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में क्या लिया जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड, बोलिए ये याद है क्या? रिडक्शन जोन में कार्बन मोनोऑक्साइड लिया जाता है। लोहे के निष्कर्षण में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये कई बार कंपटीशन के भी ऑब्जेक्टिव बन चुके हैं, तो लिया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। रिडक्शन जोन में या फिर से लोहे के निष्कर्षण में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। रिडक्शन जोन में क्या होता है, रिडक्शन जोन में रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन को हटा। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन को सटा, और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन को हटा। ये जो हमारा हेमाटाइट है वो पिघला हुआ अवस्था में रहता है, और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और CO2 बना के भाग जाता है, और हमारा लोहा अकेला बेचारा बच जाता है। और बताइए, कोई अकेला है इसका मतलब शुद्ध है, तो लोहा हमारा अकेला हो गया, इसका मतलब पहले की तुलना में काफी ज्यादा शुद्ध हो चुका है। बोलिए, यहां तक का लाइन समझ गया क्या? क्योंकि यहां तक का लाइन समझ गया तो अब 2 मिनट बात बनाएंगे और आपका टॉपिक एंड हो जाएगा। बोलिए, ये लाइन समझे? यहां तक का लाइन समझे? लिखा नहीं है तो हम दे देंगे तुमको। जिंक ब्लेंड इससे पहले वाले वीडियो में दिया ना, जिंक के निष्कर्षण के लिए जिंक ब्लेंड का इस्तेमाल किया जाता है। ZnS को जिंक ब्लेंड बोलते हैं, जिंक सल्फाइड। ZnS को बोलते हैं जिंक ब्लेंड, बोलते हैं ना। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है रामोदर, क्यों नहीं? कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो मतलब पूरा समझ में आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ये पहले देखो ना, ये देखा, ये दिखाई दे रहा है क्या? ये तो कंप्लीट आज पूरे दिन सबको दिखाई दिए हैं। आज से 11th वाले भी पढ़े हैं। आप लोग लिखने के लिए, हाँ, रिडक्शन जोन में CO का काम होता है, CO रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है।
चलिए, बहुत लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है। अब जिनको दिखाई नहीं दे रहा है वो इसका वो वीडियो रहेगा, वो वीडियो सब कर लेंगे। अच्छा देखिए, Fe2O3 CO से रिएक्शन करके CO2 बना लिया और हमारा लोहा अकेला बच गया। लोहा पिघला जोन में है। इनफ्यूजन जोन, देखिए पिघले हुए जोन में सबसे नीचे वाले क्षेत्र में आयरन एंड इम्प्योरिटी बोथ आर प्रेजेंट, बोथ आर इन मोल्टेन फॉर्म। बताइए, जब इतना ज्यादा हीट निकलेगा तो सब के सब पिघल के, कोयला भी पिघल पिघल के नीचे आने लगा, लोहे के कण भी पिघल पिघल के नीचे आने लगेंगे, बालू भी पिघल पिघल के नीचे आने लगेंगे, सारे चीज पिघल पिघल के नीचे आने लगा। लेकिन अभी बताइए, कोयला हो या बालू हो, ये सब पिघले अवस्था में हल्का होंगे किसके तुलना में? लोहा की तुलना में। तो लोहा की तुलना में जब हल्का होंगे तो क्या होगा? लोहा हमारा भारी रहेगा। लोहा कैसा रहेगा? भारी रहेगा। तो बताइए, लोहा अगर भारी रहेगा तो इस जोन में पिघला हुआ, इस जोन में भी पिघला हुआ, लेकिन यहां पे क्या होगा? इम्प्योरिटी होगा, इम्प्योरिटी होगा। और यहाँ पे क्या होगा? आयरन होगा पिघला हुआ। क्योंकि लोहा भारी होगा ना और इम्प्योरिटी हल्का होगा ना, तो हल्का इम्प्योरिटी पिघल के ऊपर रहेगा, वो इधर से बहना शुरू कर देगा। और पिघला हुआ लोहा इधर रहेगा, ये इधर से पिघल मतलब आना, पिघल के आना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हमें लोहा मिलेगा, इस तरह से हमें इम्प्योरिटी मिलेगा। तो हम लाइन ये लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं? तो बोल रहे हैं इन फ्यूजन जोन, फ्यूजन जोन का मतलब सबसे निचली क्षेत्र में आयरन एंड इम्प्योरिटी, लोहा और अशुद्धि बोथ आर इन मोल्टेन फॉर्म, दोनों के दोनों पिघले अवस्था में होते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, इम्प्योरिटी जो होता है वो अपर लेवल पे होता है, ऊपर होते हैं, और प्यूरिटी जो होता है, लोहा जो होता है, वो नीचे वाले क्षेत्र से आते हैं। भट्टी में दो मुंह निकला था ना, एक इधर से एक इधर से, तो जो नीचे वाला था उससे लोहा निकलेगा और ऊपर वाला था उससे बालू पिघल के निकलेगा। इम्प्योरिटी इज लाइटर, इम्प्योरिटी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। एंड प्रेजेंट, और उपस्थित होता है, एंड प्रेजेंट, एंड प्रेजेंटिंग अपर जोन, ऊपर के क्षेत्र में होते हैं। एंड आयरन इज हैवी, आयरन भारी होता है। सो इसीलिए इट इज प्रेजेंट, ये उपस्थित होते हैं इन लोअर जोन, ये नीचे वाले जोन में रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। अब देखिए, जहां से पिघलता है लोहा, और लोहा पिघल के जो निकलता है, जिस रास्ते से निकलता है, उसका जो आकार होता है ना, वो शुगर के मुंह का आकार का होता है। इसलिए उस लोहे का नाम रखा जाता है पिग आयरन। पिग आयरन कहने का मतलब सुगराहा लोहा। जहां से लोहा पिघल के निकलते हैं उसका आकार शुगर के मुंह जैसा होता है, तो इसलिए उस लोहा का नाम रखा हम सुगराहा लोहा, पिग आयरन, जो लगभग 94% के आसपास प्योर होते हैं, 96% के आसपास प्योर हो जाते हैं। और उसके बाद फिर से उसी में कार्बन मोनोऑक्साइड मिला करके, कार्बन मिला करके फिर उसको पिघलाते हैं, तो फिर से हमारा रूट आयरन, कास्ट आयरन निकलते हैं। लेकिन हमारी आयरन की मेटलर्जी पिग आयरन तक नहीं होती है। तो हम लिखते हैं ऑब्टेन्ड, जो लास्ट में पिघला हुआ आयरन मिलता है, ऑब्टेन्ड मोल्टेन आयरन, पिघला हुआ लोहा जो प्राप्त होता है, ऑब्टेन्ड मोल्टेन आयरन इज नोन एज, वही जाने जाते हैं, इज नोन एज, वही जाना जाता है किस नाम से? पिग आयरन के नाम से। उसी को बोलते हैं पिग आयरन, जो लगभग कितना परसेंट प्योर होता है? तो हमारे विचार से पिग आयरन जो लगभग 96% प्योर होते हैं, ऐसा लिखा। बस यहीं तक लिखना है। 8 पेज में चला गया। तो 8 पेज का मतलब आपके लिए 2 पेज होंगे, ज्यादा नहीं होंगे आपके लिए। तो मेरे विचार से आप सबका पेज नंबर 1 से स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी में सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे पेज नंबर 1 से। ये आपका पेज नंबर 1 है, धराधर आप स्क्रीनशॉट लेंगे, तब बातें क्लियर होगा। अब कोई बच्चा अगर मान लीजिए लेट से आए हुए हैं, तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो में एक बार चले जाएगा, देख लीजिएगा, यहाँ पे पेज नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी। पेज नंबर 1 ऐसे आप लिखिएगा। वन ले लिए सबसे पहले, उसके बाद लिखिएगा पेज नंबर 2, पेज नंबर 2, उसके बाद लिखिएगा पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 यहां लिख देते हैं, पेज नंबर 3,
स्क्रीनशॉट लीजिए और सबको दरादर लिखिए। यहां लिखिए पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, फिर लिखिए पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, फिर लिखिए पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, फिर लिखिए पेज नंबर 7, 7 किधर लिखिएगा, 7 यहां लिखिए, पेज नंबर 7, 7 लिख लिए। उसके बाद लिखिए पेज नंबर 8, पेज नंबर 8, उसके बाद लिखिए पेज नंबर 9, सॉरी 8 तक है, 8 तक है, चलेगा। यहां तक की बातें हो गई। आयरन को आप हमारे विचार से 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट के अंदर उसको जल्दी लिखिए। फिर आधा घंटा में हम आपको कॉपर लेकर के आ रहे हैं, कॉपर के बारे में बात करेंगे। फिर उसके आधे घंटे में हम एल्यूमिनियम लेकर के आएंगे, एल्यूमिनियम की बातें करेंगे। मेटलर्जी को टाटा बाय बाय गुड बाय मार देंगे आज। तो इसलिए आप जल्दी में, हमारे विचार से ये लगभग 20 मिनट लगेगा आपको लिखने में, 10 से 15 मिनट। जल्दी इसको लिख करके इसको कंटिन्यू कीजिए। पेज नंबर 2 फिर से, पेज नंबर 2 लीजिए। पेज नंबर 2 कहाँ गया? हाँ, पेज नंबर 2 यही है, ले लीजिए। और इसका वीडियो आधे घंटे में पहुंच जाएगा ना आपके पास, इसका वीडियो आपके पास आधे घंटे में पहुंच जाएगा। वो रिकॉर्ड हो ही रहा है, वो आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाएगा। उसके लिए आपको ज्यादा